For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड 20 MCQ के बारे में। सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि सेल क्या है। देखिए, सेल एक बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सेंस में, इसीलिए सेल को बेसिक यूनिट कहा जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, वैसे तो आप जानते ही हैं कैरोलस लीनियस, सी लीनियस के अकॉर्डिंग बताया गया, जिनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि हमारी अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी को आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। हालांकि काफ़ी सारे प्लस पॉइंट थे लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी थी, जिसको देखते हुए एक नए साइंटिस्ट भी सामने आए जिनका नाम RH विटेकर, रॉबर्ट विटेकर। उन्होंने बताया कि हमारी अर्थ पर 5 सेक्शंस होते हैं, 5 ग्रुप बनाए जा सकते हैं, और वो क्या क्या थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल्स। लेकिन देखिए, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिक्र आता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं सेल के मिलने से। सेल ही एक वो आधार है पूरी बॉडी के लिए, पूरे ऑर्गेनिज्म के लिए, जो बहुत मायने रखता है। सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है लेकिन ऑर्गेनली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसीलिए आप ऑर्गेनली को फंडामेंटल नहीं कह सकते। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। क्लियर? ये तो हमारी बात हुई सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के बारे में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 सेलेक्टेड MCQ, इंपॉर्टेंट MCQ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नंबर 1 क्वेश्चन, सेल इंक्लूजन्स। देखिए, सबसे पहली बात आपको इंक्लूजन्स का मीनिंग पता होना चाहिए। सेल क्या है ये तो हम सब जानते ही हैं। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं, सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी के लिए एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट जिनके बारे में आपने सुना हुआ भी होगा। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे। सेल इंक्लूजन्स आर, क्या है सेल इंक्लूजन्स? इंक्लूजन्स का मतलब होता है नॉन लिविंग कंटेंट। क्लियर कट अगर एक सीधा सा आंसर लिया जाए तो। नंबर ए, अनदर नेम ऑफ सेल ऑर्गेनेली। क्या ये सेल ऑर्गेनेली का दूसरा नाम है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो बायोलॉजिकल कंटेंट होता है ना, जिसका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। बहुत सारी ऑर्गेनेली आपने सुनी हुई हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड में आप क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट कोई भी ले सकते हैं इस तरह से। राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं इसको, परोक्सिसोम्स होते हैं, ग्लाइकोसिसोम वगैरह है, वैक्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियस है, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो ये सभी क्या ऑर्गेनेली क्या करती हैं? अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है ना? हर एक ऑर्गेनेली का अपना एक यूनिक फंक्शन होता है, जिसके बेसिस पर हमारी सेल इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करती है। लेकिन ऑर्गेनेली इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं करती है। पर ऐसा देखिए क्यों बोला गया? ऐसा इसलिए क्योंकि एक सेल के अंदर मानकर चलते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं कि 10 ऑर्गेनेली है, तो 10 फंक्शन परफॉर्म हो पा रहे हैं ना, कम से कम। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक ऑर्गेनेली को सेपरेट किया तो ऑर्गेनेली कैसे सर्वाइव कर पाई? क्योंकि वहां पर एक ही फंक्शन परफॉर्म हो पा रहा है। तो मेजॉरिटी को देखते हुए और बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे प्लांट की बात करें आप या एनिमल्स की बात करें। तो सेल इंक्लूजन्स आर अनदर नेम ऑफ सेल ऑर्गेनेली, गलत है ये। बी, नॉन लिविंग मटेरियल प्रेजेंट इन अ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का क्या मीनिंग होता है? सेल का लिक्विड पार्ट, सेल का लिक्विड कंटेंट। सेल के अंदर जो फ्लूइडिटी होती है, एक वो प्लेस जहां पर मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती हैं। बायोलॉजिकल रिएक्शन मींस मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो सेल के अंदर जो भी काम चल रहा है ना, आप देख रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस का काम चल रहा है या आपका ग्लूकोज से एनर्जी प्रोडक्शन का केस चल रहा है, तो ये सभी चीज़ें कहाँ चलती हैं? सेल के एक लिक्विड मटेरियल के अंदर, जिसमें बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल कंटेंट पाया जाता है। ये एक तरह का बेस प्रोवाइड करता है, एक तरह का ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सेल के लिक्विड को क्या नाम दे रहे हैं हम? साइटोप्लाज्म, या इसको आप साइटोसोल भी कह सकते हैं। इसी के अंदर सारी ऑर्गेनेली प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, तो सेल इंक्लूजन्स आर अनदर नेम, गलत है ये। बी ऑप्शन, नॉन लिविंग मटेरियल प्रेजेंट इन अ साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही आंसर है ये। फिर भी अगर आपको स्टार्टिंग में ही किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करने का मौका मिल पा रहा है, अगर आपको स्टार्टिंग में ही लगता है कि हाँ भाई ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, पर फिर भी
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, फिर भी आप सारे ऑप्शन समझ लीजिए, बेनिफिट रहेगा। क्योंकि यहां पर हम जितने भी क्वेश्चन रीड कर रहे हैं इसमें सिंपल ऐसे नहीं लिया जा रहा है कि क्वेश्चन, अच्छा भाई ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आप बी सिलेक्ट कर लो, टिक लगा लो भाई, है ना, रट लो इसको, ऐसा नहीं किया जा रहा है। हर एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में समझाया जा रहा है और उसका जो ऑप्शन सही है वो क्यों सही है और बाकी ऑप्शन सही क्यों नहीं है। इससे फायदा क्या होने वाला है, आपको लग रहा होगा कि भाई सिर्फ 20 क्वेश्चन है, पर ये 20 क्वेश्चन यकीन मानिए ये आपको 50 क्वेश्चन की बराबरी कर सकते हैं, डबल से भी ज्यादा कवर करा सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज किया, नया क्वेश्चन बना दिया, ऑप्शंस में मॉडिफिकेशन किया, कुछ नया आपने तैयार कर लिया। तो नंबरिंग ये सिर्फ 20 है कहने के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए आप ध्यान से समझिए। नंबर सी, फर्स्ट क्वेश्चन में सी पार्ट, साइटोस्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ अ सेल। साइट भाई इंक्लूशंस का मतलब होता है नॉन लिविंग, है ना। तो यहां पर साइटोस्केलेटल फ्रेमवर्क, बॉडी स्ट्रक्चर या सेल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है यहां पे। डी, कंबाइंड नेम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का कोई कंबाइंड नेम नहीं होता, जनरल नाम आप इसमें मेम्ब्रेन डाल सकते हैं, पर लेकिन ये साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन या सेल इंक्लूजन से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है बी, नॉन लिविंग मटेरियल प्रेजेंट इन अ साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ल्यूकोप्लास्ट। सेकंड क्वेश्चन है ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन अ सेल नॉट एक्सपोज्ड टू सनलाइट। ऐसी सेल जो सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं होती हैं, क्या उनमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है? बिल्कुल सही बात है। देखिए एक तरह का आपका प्लास्टिड होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा प्लास्टिड में अलग अलग पॉसिबिलिटी होती है, उनमें से एक नाम है ल्यूकोप्लास्ट। और ये ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, उन सेल में देखा जाता है या उन स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व किया जाता है जो पार्ट या जो स्ट्रक्चर्स सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि सनलाइट के कांटेक्ट में अगर है फिर तो आपका एक बहुत सिंपल नाम जो आपने स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं आप छोटी क्लासेस से, और वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, लेकिन सनलाइट के कांटेक्ट वाला है। लेकिन यहां पर देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया, सेल नॉट एक्सपोज टू सनलाइट, और ऐसे केस में सिर्फ ल्यूकोप्लास्ट ही होता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं बी, सेल्फ एक्सपोज टू सनलाइट, ये पॉसिबल नहीं है, कॉन्टेक्ट वाला आ गया तो, है ना। ऑल टाइप्स ऑफ सेल, ये भी नहीं हो सकता। सेल ऑफ अ ग्रीन लीव्स, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन अ सेल्स एक्सपोज टू सनलाइट, जो सनलाइट के कॉन्टेक्ट में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्लास्टिड, देखिए अभी प्लास्टिड का हम जिक्र कर रहे थे ना, अच्छा है ना, देखो एक्सप्लेनेशन से प्लास्टिड का क्वेश्चन आ गया यहां पर। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन, प्लास्टिड जो है प्रेजेंट होते हैं किस में, एनिमल्स में, मजाक कर रहे हैं ना एनिमल्स में प्लास्टिड का मतलब नहीं, अदरवाइज क्या होता, आप देख रहे हैं किसी को, कोई ह्यूमन आ रहा है, ग्रीन कलर का ह्यूमन आ रहा है, येलो कलर का ह्यूमन आ रहा है ना, पर लेकिन फिलहाल ऐसी कोई स्कीम नहीं है। तो आप याद रखिएगा प्लास्टिड जो है आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, ये सही नहीं है ऑप्शन बी, प्लांट सेल्स ओनली, बिल्कुल सही बात है, आप समझ गए हैं। बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, भाई जब ए में पॉसिबल नहीं है तो बोथ वाला ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता है, नाइदर, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बी करेक्ट आंसर है। क्लोरोफिल, पिगमेंट आर प्रेजेंट, देखिए थोड़ा सा सुनते हैं क्लोरोफिल के बारे में। प्लांट में अलग अलग प्रकार की पिगमेंट्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पिगमेंट्स होती हैं, काफी सारे नाम आपने सुने भी होंगे। हालांकि हम प्लांट्स में पिगमेंट्स जो है इस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बहुत जल्दी आपके पास आएगी। देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जो तरह तरह की पिगमेंट्स होती है, एक मिनट इसको जरा म्यूट कर लेते हैं, ठीक है अब ये शांत हो गया। तो प्लांट्स में जो तरह तरह की पिगमेंट्स होती है, जैसे कि आपने कुछ नाम सुने होंगे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, ये तो 5 प्रकार का आपका क्लोरोफिल ही होता है ना। लेकिन आपने इसके अलावा, क्लोरोफिल के अलावा बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, ऐसी बहुत सारी पिगमेंट्स देखी जाती हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर बात आती है क्लोरोफिल की। अब एक बात सोचिए आप, क्लोरोफिल जो पिगमेंट है, ए से लेकर ई तक मैंने आपको नाम बताए अभी, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई। मोस्ट एग्जिस्ट करने वाली, सबसे ज्यादा पाए जाने वाली पिगमेंट कौन सी है क्लोरोफिल की लिस्ट में से अगर आप चेक करते हैं तो क्लोरोफिल ए डोमिनेंसी में आती है। डोमिनेंसी मतलब ज्यादा मात्रा में पाया जाना, प्रभावशाली, ठीक है। एक डोमिनेंसी के अगेंस्ट वर्ड होता है, अपोजिट वर्ड होता है, वो है रेसेसिव। जैसे कोई प्रभावशाली है तो आप बोल देते हैं कि हाँ भाई डोमिनेंट है तो बड़ा, जैसे मान लीजिए आप अपने जिस भी प्रोफेशन में है तो वहाँ पे बड़े प्रभावशाली हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी कंपनी में कोई व्यक्ति बड़ा ही अलग आदत का होता है, हर कोई व्यक्ति उससे पूछ कर काम कर रहा है कि भाई ये क्या करना है, वहाँ पे जाना है, या ये आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ भेजने हैं, कैसे करना है। तो कुछ होते हैं ना लीडिंग नेचर वाले, तो इस तरह से उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, डोमिनेंट, है ना, प्रभावशाली, ठीक है।
प्रभावशाली साइज से मैटर नहीं है यहाँ पर, हालांकि साइज का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, पर उससे नहीं, बात चल रही है ब्रेन की, क्योंकि साइंस की बात चल रही है यहाँ पे, मार्शल आर्ट की बात नहीं चल रही है। ठीक है, तो खैर क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में जितने भी आपने टाइप सुने हैं अभी, उसमें से ए, क्लोरोफिल ए काफी डोमिनेंट होता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब बात आती है क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो प्लांट में कहां मिलती है। प्लांट बॉडी में जो ग्रीन पार्ट होता है वहां पर मेसोफिल सेल का जिक्र आता है, और ये मेसोफिल सेल याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, बल्कि आपने जो रजिस्टर बनाया हुआ है ना साइंस वर्ड के नाम से, उस पर आप नोट कर लीजिए कि जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बीच बीच में बताई जाती हैं, ठीक है, कि भाई आपका क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, प्लांट बॉडी में पाया जाता है, लेकिन प्लांट बॉडी की कौन से सेल्स में मिलता है, मेसोफिल सेल्स में मिलता है। और ये जो मेसोफिल सेल्स होती हैं, ठीक है, इनके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेली होती हैं, उनमें से एक ऑर्गेनेली जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्या बोलते हैं उसको, क्लोरोप्लास्ट। जैसे ल्यूकोप्लास्ट अभी नाम आ रहा था ना प्लास्टिड के टाइप्स में से, ऐसी एक काफी ज्यादा पाए जाने वाला क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली के अंदर काफी सारी आपने लेबलिंग देखी होगी, आपने स्ट्रक्चर भी देखी होगी क्लोरोप्लास्ट की। लेकिन अब बात आती है वहां जितनी भी स्ट्रक्चर, उनमें से एक नाम ग्रेनम, स्टैक्स होते हैं 1 बाय 1, जैसे आप कॉइन्स को रख देते हैं ना एक के ऊपर एक इस तरीके से, तो सेम वैसे ही, तो पूरा जो स्टैक तैयार होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रेनम। प्लूरल के लिए एक नाम दिया जाता है ग्रेना, ठीक है। तो जो सिंगल है हमारे पास, सिंगल स्टैक है, उसको क्या बोल रहे हैं, ग्रेनम। ग्रेनम के अंदर जो मेम्ब्रेन्स देखी जाती हैं, जो लेयर्स देखी जाती हैं, उसको बोलते हैं थाइलेकोइड, और वहीं मिलता है एक खास केमिकल जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल ए, बी या जो भी है, डोमिनेंट है या रेस्ट से, वो एक अलग बात है, पर मतलब क्लोरोफिल वहां मिलता है, थाइलेकोइड, है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन पर आते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, बीच बीच में एक्सप्लेनेशन है ना, हर एक कोई वर्ड आ रहा है तो उससे रिलेटेड, ताकि कोई और क्वेश्चन अगर आता है तो आप कंफ्यूज ना हो, क्लियर रहे, आपके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल गलत है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी नहीं। क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल। अब देखिए, आप खुद सोचिए, ईमानदारी से देखिए, मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कि बात सही थी या नहीं, कि आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर नहीं। और ऐसा होता भी है। अभी देखिए, हमने एक एक्सप्लेनेशन सुनी कि भाई अभी काफी एक्सप्लेन किया गया कि क्लोरोफिल कहाँ है, क्या होता है, अदर पिगमेंट्स क्या है, और ये क्वेश्चन का आंसर आपको बिना ऑप्शन के खुद ही पता चल गया होगा। और ऑप्शन में अगर आप चेक भी करते हैं ना, तो आपने देखते ही समझ गए कि भाई सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्लोरोप्लास्ट नाम आ रहा है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल पिगमेंट कहां पाई जाती है। अगर हो सकता है ऑप्शंस में ग्रेनम होता है ना, तो ग्रेनम हमारा एग्जैक्ट आंसर होता, क्योंकि ठीक है क्लोरोप्लास्ट सही है, या तो वो क्वेश्चन में बोल दे कि भाई हाँ आपको ऑर्गेनेली सेलेक्ट करनी है, ठीक है, तो बात अलग है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और ग्रेनम नाम लिखा है, तो आपको ग्रेनम सेलेक्ट कर लेना है। जितना एक्यूरेसी, जितना आप एक्यूरेट आंसर को उठाएंगे उतना ही बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि कॉन्सेप्ट मायने रखती है या क्वेश्चन, ठीक है। तो खैर क्वेश्चन नंबर 4 में सी करेक्ट आंसर है, क्लोरोप्लास्ट। स्पेस बिटवीन टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह होती है, वैसे तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। इनमें से कुछ भी नाम दे सकते थे, लेकिन अब देखिए ऑप्शन में क्या है हमारे पास, नंबर 5 में स्पेस बिटवीन टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, एक ऑर्गेनेली सेल के अंदर पाई जाने वाली, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, लेकिन वहां पर क्या होता है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। उस डबल लेयर के बीच में जो खाली जगह है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, जो जनरल हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या दिया है इसने, इनर चैम्बर। भाई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली जो जगह होती है, सबसे अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर जो खाली जगह है, जो स्पेस है, जहां पे मैट्रिक्स भरा होता है, एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, ठीक है, तो जहां पर रिएक्शंस वगैरह चलती हैं, क्रैब साइकिल वगैरह ये सब एटीपी फॉर्मेशन के लिए, तो वो क्या आपके पास इनर चैम्बर हुआ, ठीक है। अब बात आती है सेकंड ऑप्शन की, आउटर चैम्बर। तो इस तरह से देखा जाए तो अंदर वाला चैम्बर तो है नहीं, दो मेम्ब्रेन के बीच की जगह आउटर चैम्बर में ही आना चाहिए, बाहर की तरफ कोई चैम्बर बन रहा है, छोटा बड़ा वो कोई मैटर नहीं करता। तो सी ऑप्शन, तो बी वैसे तो ठीक लग रहा है ना, पर फिर भी और देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, अभी बताया मैंने आपको, अभी तुरंत एक्सप्लेन किया मैंने कि भाई माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होता है, जो उसके अंदर की तरह इनर चैम्बर में मटेरियल भरा होता है, जहां पे रिएक्शंस चलती हैं। मैं आपको शायद अभी बोल भी रहा था, क्रैब साइकिल वगैरह सब है ना, एटीपी फॉर्मेशन के लिए। क्रिस्टा, क्रिस्टा तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ही होती हैं इंटरनल मेम्ब्रेन पर, माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरनल मेम्ब्रेन पर, तो ये भी नहीं है। तो आप समझ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर, और वो क्या है, आउटर स्पेस। इसमें अच्छा आउटर चैम्बर लिखा है, कोई बात नहीं, आउटर चैम्बर, क्लियर। तो बी ऑप्शन
करेक्ट हो गया है। रेड ब्लड सेल्स व्हेन प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले, उसके ऑप्शंस पर जाने से पहले हमें ये दो टॉपिक क्लियर होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये। कौन से दो टॉपिक? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, पहले तो आप देखिए क्वेश्चन जो मैं समझा रहा हूं उसको पूरा समझ लीजिए और उसके बाद वीडियो को पॉज कीजिएगा, ठीक है। और आपने जो रजिस्टर बनाया हुआ है ना साइंस वर्ड के नाम से, उस पर आप नोट कीजिएगा, डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। चलिए खैर देखते हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उन सॉल्यूशन को कहा जाता है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट की कम होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपने एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी जो है उसमें आपने 1 चम्मच चीनी डाली, कुछ नमक वगैरह डाला, ये जो भी, शिकंजी नहीं बना रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं, ये एग्जाम्पल के जरिए समझना चाह रहे हैं कि भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, ठीक है ना। फिर जब आपने 1 गिलास पानी लिया तो 1 गिलास पानी जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट है, जिसमें शुगर जाकर मिक्सअप हो जाती है। वो आपको पता है वाइट्स वगैरह जो होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर जाकर वो मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो शुगर आपने डाली थी, जो सॉल्ट ऐड किया था, ये सब क्या थे, सॉल्यूट थे। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के मिलने से क्या बनता है, क्या बनता है, सोचिए, सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब बात आती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, नोट कर लीजिएगा बाद में, है ना। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उन सॉल्यूशन को कहा जाता है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है और सॉल्वेंट की कम होती है। ऐसे सॉल्यूशन में अगर आप सेल को डालते हैं ना, कोई फूली हुई सेल है, तो श्रिंक हो जाती है। क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। सोचिए क्यों श्रिंक हो जाती है, भाई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है। तो पानी का रूल क्या होता है, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, ज्यादा से कम की तरफ मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल्स में। तो जब आप किसी फूली हुई सेल को, नॉर्मल साइज में जो सेल है, श्रिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, तो आपने नॉर्मल सेल को प्लेस किया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल वहां से निकलकर कहां पर आ जाएगा, आपके सॉल्यूशन की तरफ। कैसा सॉल्यूशन था, जो हाइपरटोनिक, ठीक है। लेकिन ये तो बात हुई हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। अगर हम बात करते हैं हाइपोटोनिक, क्या बताया मैंने अभी आपको, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब कम, सोल्यूट कम। अब सोल्यूट तो कम है पर सॉल्वेंट ज्यादा है, अगर ऐसी कोई कंडीशन है, ठीक है। सोचिए आप जरा ध्यान से, फिर से एक डायग्राम बनाइए, एक बीकर की स्ट्रक्चर बनाइए, कोई कंटेनर, उसमें वाटर वगैरह डालिए और वहां पर नाम डाल दीजिए उसके लिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और ब्रैकेट में लिखिए जरा उसको। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, लेस सोल्यूट मोर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एज अ वाटर ले रहे हैं, है ना, ठीक है। तो जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, उस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सोल्यूट तो बहुत कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है। तो जब आप आपने रेजिन को प्लेस किया, किशमिश को डाला, है ना, किसमें, कौन से सॉल्यूशन में, कंफ्यूज नहीं होना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, जिसमें सोल्यूट कम था और सॉल्वेंट ज्यादा था। तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जो आपकी रेजिन थी, जो किशमिश थी, वो फूल जाती है, स्वेल अप हो जाती है, क्योंकि जो आपका सॉल्यूशन था वहां पे सॉल्यूट ज्यादा थे, पानी ज्यादा था। पानी का रूल होता है हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, इसीलिए। क्लियर हो गया। तो जो फूली हुई चीज है वो सिकुड़ जाती है हाइपरटोनिक में डालने के बाद, क्योंकि वहां से पानी निकलकर कहां चला जाता है, आपके सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। इसी का उल्टा करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि भाई किशमिश क्यों फूल जाती है अगर आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस किया तो। अब देखिए टॉपिक क्लियर हो गया आपको, है ना। अब आप क्वेश्चन सुनिए जरा एक बार फिर से। आरबीसी नॉर्मल साइज में सेल होती हैं, तो आरबीसी जो है उसके अंदर लिक्विड कंटेंट होता है। जब आप उसको प्लेस करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, विल श्रिंक, स्वेल अप या नो चेंज। वैसे भी आपको पता है ना, ये सारे ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 4 ऑप्शन, इनमें से बेस्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, श्रिंक, जैसे कि मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। तो कॉन्सेप्ट जीत रही है ना। क्वेश्चन से ज्यादा सुपीरियर कौन है, कॉन्सेप्ट। टॉपिक में कितना एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ी हुई है वो मायने रखती है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे टॉपिक एक्सप्लेन किया काफी ज्यादा आपको कि भाई हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक क्या है, तो इसी में से आप ज्यादा नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चन बना सकते हैं। वैसे तो एक क्वेश्चन है, लेकिन 5 या 6 की बराबरी कर रहा है ना, ठीक है। तो आप नंबर पे ध्यान मत दीजिए, जो उसमें क्वालिटी है, कितना एक्सप्लेनेशन है, उस पर फोकस कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्ट आंसर है ए, श्रिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्रिस्टा एंड ऑक्सीसोम्स, ठीक है, पैरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम, इस तरह से जो नाम आते हैं। तो क्रिस्टा एंड ऑक्सीसोम्स आर एसोसिएट, याद रखिएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड होते हैं। क्रिस्टा का भी थोड़ी देर पहले जिक्र भी आया था, उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि क्रिस्टा जो पार्ट है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में होता है ये, जिस पर F1 F0 पार्टिकल्स वगैरह नाम दिया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया आपको मालूम है कि भाई प्लांट में भी होता है और एनिमल सेल में मिलता है।
प्लास्टिड में कोई ऐसे क्रिस्टल जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती है, गोल्जी एपरेटस में कुछ नहीं है, डायग्राम देखा हुआ है आपने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपको पता ही है, स्ट्रेट होती है, कहीं कहीं पर वहाँ पे मीजोसोम्स वगैरह मिल जाते हैं वो एक्सटेंशन वगैरह के लिए, पर बाकी क्रिस्टा कहाँ मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप इसके जरिए इसको पकड़ सकते हैं कि सही ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑर्गेनेली इज नॉट बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जो मेम्ब्रेन के जरिए बाउंडेड नहीं होती है ना। न्यूक्लियस आपको पता है ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, लाइसोसोम में भी देखा जाता है, और आपका जो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर भी होती है स्ट्रक्चर, वो न्यूक्लियस पे अटैच भी रहती है ना। और राइबोसोम के बेसिस पे बोलते थे उसको कि भाई अगर राइबोसोम अटैच है तो RER, नहीं है तो SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन राइबोसोम ही वो स्ट्रक्चर है जो दानेदार स्ट्रक्चर होती है, एक ऑर्गेनेल है, हालांकि ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जानी जाती है ना, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो which organelle is not bounded by a membrane? Question number 8. Correct answer C. Ribosomes. Next, question number 9. A cell placed in a hypotonic. अगर आप किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर देते हैं, नॉर्मल सेल, अब आप सोचेंगे ये तो लिखा नहीं भाई, फूली हुई है, श्रिंक में है, तो देखिए सेल का श्रिंक होना ये एक कंडीशन हो गई। लेकिन अगर श्रिंक वर्ड नहीं लिखा है इसका मतलब नॉर्मल सेल है, समझना आप चीज को। तो सेल, नॉर्मल सेल को आपने प्लेस किया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मात्रा कम होती है और सॉल्वेंट की ज्यादा होती है, सोल्यूट कम सॉल्वेंट ज्यादा, ठीक है। तो नॉर्मल सेल को आपने प्लेस किया, तो जब बाहर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा था, वाटर ज्यादा था, तो वाटर का रूल क्या होता है, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। तो जो आपके पास सेल होगी वो कैसी हो जाएगी, और ज्यादा स्वेल अप हो जाएगी, फूल जाएगी, बिल्कुल फटने की स्टेज में पहुंच जाएगी ना। लेकिन यहां पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, जो 4 ऑप्शन है, श्रिंक है, प्लाज्मोलाइसिस है, नो चेंज इन अ शेप, स्वेलअप सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 डी करेक्ट आंसर। पैलेडे। पैलेडे एक वो साइंटिस्ट, याद रखिए साइंटिस्ट के नाम तो देखो लर्न करने पड़ेंगे आपको, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, वो हमने अपनी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट नहीं, आपकी अपनी जो वेबसाइट है उस पर आप चेक कीजिएगा, www.thescienceword.in। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी होगा और चैप्टर्स के लिए भी लिंक डाला जाएगा। तो आप अपनी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, आपकी खुद की वेबसाइट है, कभी यूज़ कीजिए आप, ठीक है। और वहाँ से कंटेंट को देख सकते हैं, मटेरियल्स को रीड करेंगे, टॉपिक क्लियर हो जाएगा, वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिए और जल्द से जल्द मैं उस कमेंट को रिप्लाई दूंगा, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पैलेडे। देखिए पूरा नाम तो वैसे GE पैलेडे वगैरह लिया जाता है, और इसके लिए जो कंटेंट है चैप्टर के लिए वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, जो आपकी अपनी वेबसाइट है www.thescienceword.in, ठीक है। उसमें आपको चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, NCERT का सॉल्यूशन है, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट जो डायग्राम्स हैं, है ना, ये सब चीज़ें। तो वहाँ से आप कंटेंट को रीड कीजिए और अपने फेवरेट चैनल साइंस वर्ड की वीडियोज़ को देखिए, समझ में भी आ जाएगा और कंटेंट भी, नोट्स भी आपके पास रहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको मिलेगा GE पैलेडे, ठीक है। और सेल ऑर्गेनेली जो चैप्टर है आपका, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, आप 11th वाले में जाकर भी चेक कर सकते हैं और 9th वाले सेक्शन में भी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वहाँ पर देखने पर पता चलता है कि भाई GE पैलेडे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनेली, कौन सी ऑर्गेनेली, राइबोसोम के बारे में सबसे पहले बताया। उन्होंने अपने नाम के बेसिस पर ही पैलेडे पार्टिकल भी बोला इसको, हालांकि ये दानेदार स्ट्रक्चर होती है, बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है, बहुत फाइन, तो लेकिन इसको नाम दे दिया गया था पैलेडे पार्टिकल्स। तो पैलेडे पार्टिकल्स इज अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम। तो यहां पर जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सेल ऑर्गेनेली दैट एक्ट एज अ सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ सेल। समझ गए होंगे आप, जैसे सपोर्टिव फ्रेमवर्क का नाम आता है तो यहां पर सिर्फ एक ही आंसर पॉसिबल है, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए न्यूक्लियस के जो अपर लाइनिंग होती है, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वहां से अटैच होती है और पूरे सेल के अंदर फैली होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम अटैच है तो आप बोल देना उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अटैच नहीं है तो आप बोल सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी प्लांट एनिमल्स दोनों में ही होती हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर 11 में करेक्ट आंसर है बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, न्यूक्लियोलस इज रिच इन। न्यूक्लियोलस में क्या चीज पाई जाती है। देखिए न्यूक्लियस कहाँ होता है, सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए, हर एक सेल का अपना न्यूक्लियस होता है, जैसे कि एमजे स्क्लिडन और थियोडोर श्वान, मैथियस जैकोब स्क्लिडन और थियोडोर श्वान, ये दो स्टार्टिंग के वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बताया सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है। बाकी सेल थ्योरी को देखने पर पता चलता है कि हाँ भाई हर सेल का न्यूक्लियस होता है, कुछ एक्सेप्शन है, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो सेल की जब हम स्टडी करते हैं तो वहां पर पता चला कि सेल का अपना एक न्यूक्लियस है, पर न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। तो उसका टॉपिक आ रहा है ना,
उसी पर क्वेश्चन बना दिए गए। न्यूक्लियस इज रिच इन सेल्यूलोज, डीएनए, लिपिड, आरएनए। तो सी करेक्ट आंसर है आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। फुल फॉर्म याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है, क्वेश्चंस तो आपके पास है ही, वीडियोस तो आपके पास है, आपकी वीडियो, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, एक रजिस्टर में नोट कर लेना है जो भी इस तरह के पॉइंट्स बताए जाते हैं, वो एग्जाम टाइम पर आपके पास बहुत काम आने वाले हैं। तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 12 में करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट पोसेस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। देखिए क्या होता है, दो स्पेशल कैटेगरी होती है ना जो स्टार्टिंग से देखी जा रही है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में आपको मालूम है प्लांट और एनिमल्स का जिक्र आता है, ठीक, लेकिन जो आपका प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, सिंपल सेलुलर स्ट्रक्चर। हालांकि सुनने में आपको अजीब लगेगा या हो सकता है आपने सुना भी हो कि यूकैरियोट्स भी प्रोकैरियोट्स से ही बने हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, वो सिंपल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो स्टार्टिंग में देखी गई। उसी में कुछ प्रोकैरियोट्स में मॉडिफिकेशन और यूकैरियोट्स वगैरह बने। अगर आप ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में देखते हैं कि पृथ्वी का कैसे निर्माण हुआ है, तो वहां से आपको काफ़ी क्लियर हो सकता है ये। बाकी प्रोकैरियोट्स सबसे पहले थे, उसी में कुछ का मॉडिफिकेशन हुआ तो यूकैरियोट्स में कन्वर्ट हो गए, लेकिन कुछ प्रोकैरियोट ही रहे, ठीक है। फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन जो चलता है, इवोल्यूशन हर एक चीज प्रजाति में होता ही है, और जिसमें नहीं होता है तो वो स्पीसीज एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट वो ऑर्गेनिज्म है जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं दिखाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन में यूकैरियोट्स आ रहा है, वो पॉसिबल नहीं है, मेटाजोआ वगैरह, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बी करेक्ट आंसर, प्रोकैरियोट्स। 14th नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ इर्रेगुलर शेप। आपका फेवरेट, बहुत इजी, जो व्यक्ति ये कहता है उसको डायग्राम बनाना नहीं आता है, बायोलॉजी में वो डायग्राम नहीं बना पाता है, गलत कह रहा है वो व्यक्ति। एक डायग्राम तो हर कोई बना सकता है, और वो क्या है, अमीबा, अमोइबा भी कह देते हैं, सिंपल लैंग्वेज में लेते हैं ना, अमीबा। तो अमीबा एक वो स्ट्रक्चर है जिसको कोई भी बना सकता है, कोई भी, बस ऐसे ऐसे करना होता है, आपको पता है ना, कुछ सीडोपोडिया, बिल्कुल, और बेचारे के पास कुछ है भी नहीं, अमीबा में कुछ नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर है बहुत। क्वेश्चन नंबर 14 में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ इर्रेगुलर शेप। आंसर तो आप समझ गए हैं, पर फिर भी ऑप्शन, यूग्लिना, पैरामीशियम, एसिटाबुलेरिया, और सी में आपके पास दिया हुआ है अमोइबा या अमीबा। क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट आंसर सी, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बल्कि ये कभी इसको अलग से लेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 में फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सेंगर एंड निकोलसन। तो सेंगर और निकोलसन वो दो साइंटिस्ट थे, ये वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में बताया। आप सिंपल अगर समझें कि भाई क्या है ये मॉडल, क्या चीज़ है इसमें, तो शॉर्ट में कह सकते हैं कि आपका सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, डिटेल्ड स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो वहाँ पर आप कुछ इंट्रिंसिक, कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन देखेंगे। इसमें भी हालांकि अलग अलग साइंटिस्ट थे। शुरुआत में किसी ने कहा कि भाई बाइलेयर लिपिड बाइलेयर सिस्टम होता है, कोई कह रहा है कि ट्राइलैमिनर सिस्टम होता है, लेकिन फाइनली एक रिजल्ट निकल कर आया। इसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो आपको 11th क्लास बायोलॉजी में आपको चैप्टर नंबर 8 सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर आपके पास 9th में भी है और 11th में भी है, तो 11th में आपको काफ़ी डिटेल मिल सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ए करेक्ट आंसर है, सेंगर एंड निकोलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नेम द प्रोसेस दैट रिक्वायर एनर्जी प्रोवाइडेड बाय एटीपी, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए मटेरियल की जो शिफ्टिंग होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक मैकेनिज्म, ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म में एटीपी की नीड होती है, याद रखिएगा। डिफ्यूजन में जरूरत नहीं है, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वगैरह के बेस पे हो जाता है। ऑस्मोसिस भी हालांकि डिफ्यूजन के जैसा ही है, अंतर सिर्फ हम वाटर में डिस्कस कर रहे हैं या एयर में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस एक कंडीशन होती है जिसमें सेल जो है श्रिंक होने लगती है अपनी मेम्ब्रेन को छोड़कर, और सेंट्रलाइज्ड हो जाती है, सेंटर की तरफ कंसंट्रेट होने लगती है। तो ये तो तीनों अलग चीज हो गई है ना, तो डिफरेंट क्या हमारे पास, सी। क्वेश्चन नंबर 16 में करेक्ट आंसर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो मैकेनिज्म में मटेरियल शिफ्ट होता है लेकिन एटीपी का इस्तेमाल करके, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17, सेल वॉल इन अ प्लांट सेल इज चीफली कंपोज्ड ऑफ। सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल की, जब प्लांट सेल की बात आती है तो नाम आता है सेल्यूलोज, ठीक है। हालांकि ह्यूमन में भी लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग में कैकम वाले हिस्से पर अपेंडिक्स, नाम आपने सुना होगा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ना, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का काम हुआ करता था जब तक ह्यूमन का एवोल्यूशन नहीं हुआ था। और क्या काम था वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का, सेल्यूलेज एंजाइम को बनाना, जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करते। पर इवोल्यूशन के दौरान बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, चेंज आ जाते हैं, है ना, ठीक है। तो खैर
वापस आते हैं, सेल वॉल इन अ प्लांट सेल इज चीफली कंपोज्ड ऑफ अ हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड। तो करेक्ट आंसर है सेलुलोज, बी। क्वेश्चन नंबर 17 में बी। क्वेश्चन नंबर 18, इंटरसेलुलर कनेक्शन इन अ प्लांट सेल्स आर। जो इंटरसेल्युलर कनेक्शन होता है प्लांट सेल्स के बीच, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। देखिए इसमें वैसे ऑप्शंस क्या दिए हैं, मिडिल लेमिला, माइक्रोफाइब्रल, मैट्रिक्स, प्लाज्मोडेस्मेटा। एक बार समझते हैं क्या होता है। देखिए जैसे दो सेल हैं, फर्स्ट सेल और सेकंड, बल्कि आप इसको ये मानिए, सेल को छोड़िए थोड़ी देर के लिए। आपके अपने घर में जैसे दो रूम हैं, दोनों कनेक्ट हैं, तो एक रूम से आप दूसरे रूम में जाते हैं, कैसे जाते हैं? वॉल को क्रॉस कर जाते हैं, क्रॉस तो करते हैं लेकिन ऐसे थोड़े ना निकल लेंगे, ठीक है? वहां पर क्या होता है, कोई गेट लगा होता है। तो एक रूम से जो आप दूसरे रूम में एंटर कर रहे हैं किसी गेट के अंदर से निकल कर, तो वो आपके पास जो वो गेट है ना, थोड़ी देर के लिए आप उस पर लिख लेना, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? एक वो कनेक्शन पॉइंट होता है दो नियर बाय सेल्स के बीच, ठीक है, जिसकी मदद से मटेरियल शिफ्ट होता है। आप खुद को मटेरियल मान लीजिए, आप एक सेल मतलब एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं, एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल शिफ्ट हो रहा है। कहां से हो रहा है? प्लाज्मोडेस्मेटा से हो रहा है। सिंपल है, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? इंटरसेलुलर कनेक्शन होता है प्लांट्स के सेल्स के बीच में जो पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में करेक्ट आंसर डी, प्लाज्मोडेस्मेटा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कैरियोथिका इज अनदर नेम गिवन टू, किसके लिए? देखिए अब यहां पर आपने दो नाम आते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ये जो कैरियो नाम आता है वो न्यूक्लियस से रिलेट करता है। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। जब न्यूक्लियस एक दो में बढ़ जाता है ना, जब एक न्यूक्लियस दो भागों में बढ़ जाता है, विभाजित हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म के लिए बात आती है तो साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो यहां पर भी नाम आ रहा है कैरियोथिका। कैरियोथिका क्या है? एक अनदर नेम है, किसके लिए है? बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। वैसे बाकी आंसर है इसमें जो दिए हुए हैं पॉसिबिलिटी के बेस पर, न्यूक्लियस सेलेक्ट करना है आपको, या न्यूक्लियर एनवेलप लेना है, या न्यूक्लियस लेना है, या न्यूक्लियर पोर लेना है। तो आपको याद रखना है न्यूक्लियर जो बाउंड्री होती है, न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है, ठीक है। तो कैरियोथिका। लास्ट क्वेश्चन, टर्म सेल फर्स्ट गिवन बाय, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए दो नाम है ना, थोड़ा मैच कर जाते हैं ये। एक तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है रॉबर्ट ब्राउन, और बी ऑप्शन रॉबर्ट हुक, सी ऑप्शन हुक। ये तो जानबूझ के लिख दिया गया ना, ऑप्शन तो हम नहीं डाले हैं। ऑप्शन देखिए ऐसे से डाला गया आपको चेक करने के लिए, हाँ जी, ऑप्शन इसलिए डाला गया आपको चेक करने के लिए ताकि पता चल सके भैया हुक कोई साइंटिस्ट जानते हैं क्या आप? या तो ये ल्यूवन हुक होता है ना, या फिर रॉबर्ट हुक, और इस तरह से। तो ल्यूवन हुक नहीं लिखा है तो हुक तो कोई साइंटिस्ट नहीं है ना, हटा दीजिए इसको। तो ए और बी। डी वाले ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो तो सेल थ्योरी से जुड़े हुए साइंटिस्ट थे, है ना, जिसमें सेल एक्सटेंशन का जब टॉपिक लिया जाता है तब जिक्र आता है रुडोल्फ विर्चो का। तो टर्म सेल फर्स्ट गिवन बाय रॉबर्ट हुक, लेकिन जो ए ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, वो न्यूक्लियस से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा आप, यहाँ पे सेल की बात चल रही है ना, सेल के बारे में सबसे पहले किसने दिया। तो क्वेश्चन नंबर 20 में करेक्ट आंसर है बी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन किया आपने उसको समझा भी है, वीडियो को ध्यान से भी देखा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था बीच में काफी सारी एक्सप्लेनेशन आई है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हुए। कहने के लिए तो 20 MCQ है, पर ये 20 नहीं है। किसी और से कहते हैं तो वो लगता है कि भाई क्या कह रहे हैं, पर ये 20 क्वेश्चन नहीं थे। ये 20 क्वेश्चन करीब आपके 50-60 क्वेश्चन की बराबरी करते हैं, क्योंकि अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो वहां पर क्वेश्चन में थोड़ा भी चेंज करके एक नया क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ऑप्शंस को मॉडिफाई करेंगे फिर से एक नया आपका क्वेश्चन तैयार हो जाता है। क्लियर? लेकिन ये सब चीजें क्लियर तभी हो सकती हैं जब आप स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही हैं आप उसको अपने रजिस्टर में नोट करेंगे, ठीक है। जैसे शॉर्ट में कोई आपको टॉपिक कोई फुल फॉर्म बताई गई है ना, जैसे RNA का बीच में जिक्र आ रहा था, या आपको मीजोफिल सेल के बारे में डिस्कशन किया था हमने वीडियो के बीच में, हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, कोई डायग्राम बताया है तो वो आपको ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से आपको रजिस्टर में पॉइंट्स कवर कर लेने हैं, जिसकी मदद से आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि एग्जाम से जो पहला दिन होता है वो बहुत मायने रखता है। सारा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं क्या आप? बहुत सारे बच्चे करते हैं, पर लेकिन ऐसा सही नहीं है। उसमें क्या है, आपको रिलैक्स रहना होता है, और रिलैक्स होकर आपको सिर्फ शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें कवर करनी होती हैं। पूरा चैप्टर कवर करना पॉसिबल भी नहीं है, बल्कि अगर आप ऐसा करते भी हैं तो सारा मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को हमारी स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा। देखते रहिए साइंस वर्ल्ड में आने वाली सभी वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।